बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म करा था, राइट। और उसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कि एज पर एनसीईआरटी थे ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए थे, राइट। जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी करना है, 2023 में बोर्ड से डिलीट कर दिया गया है और ये वीडियो 2023 में ही बन रही है, इसलिए हम लोग अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करना चाहता है या करना है तो आप आकर अलग से डाउट में पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर टाइम बचता है तो हम लोग एंड में एक आध लेक्चर का भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक लेक्चर लगेगा लेकिन पूरा, राइट। अभी जब मैं पढ़ा रहा था उसके बाद जैसे कि एक बच्चे ने पूछा सर ये वर्नर थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ा, जबकि स्टार्टिंग के पेज में ही थी, तो मैंने बोला था पहले आइसोमेरिज्म कर लेंगे, जब आपको कॉम्प्लेक्स का आइडिया होने लगेगा तब हम लोग वर्नर थ्योरी को समझेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। अब जब मैंने आप लोगों को आईयूपीएसी और ये सब चीज़ें करा दी हैं तो इसमें आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया, हमारे पास कंपाउंड क्या है, लिगेंड क्या है, सारी चीज़ें तो आइडिया लग गई हैं। अब हम लोग वर्नर थ्योरी को समझते हैं। बेटा वर्नर एक स्वीडिश साइंटिस्ट था और उसने हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स के समय उसने कहा था कोई भी, मतलब जैसे आज हम लोग कॉम्प्लेक्स देखते हैं ना, एक्चुअल में उसने कॉम्प्लेक्स इस तरीके से नहीं दिए थे जो हम लोग आज देखते हैं, उसने तो अपने कुछ अलग ही कॉम्प्लेक्स दिए थे। आज तो हम लोगों ने ईजी बनाने के लिए या फिर साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट कर दिया, लेकिन सबसे पहले जब वर्नर ने कॉम्प्लेक्स देखे थे वो कुछ अलग तरीके से देखे थे, और वो किस तरीके से देखे थे आज हम लोग वो सारी चीज़ों को देखेंगे। वर्नर ने जब अपने पोस्टुलेट्स दिए तो उसने कहा किसी भी एलिमेंट की किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमारे पास जनरली दो वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमारे पास आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। और अगर आयोनाइजेबल है तो याद रखना ये आयनिक बॉन्ड की तरह है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो उसने बोली बेटा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर की तरह होती है, और दूसरी वैलेंसी जो उसने बोली वो बोली कि एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी वो बताना चाह रहा था वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना चाह रहा था। मैंने ये आप लोगों को पहले ही निकालना सिखा दिया पहली क्लास में कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। आगे भी जब वीबीटी आएगा तब हम लोग इस चीज़ को आराम से देखेंगे, राइट। वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे कि उसने जो मॉलिक्यूल दिया था, मतलब सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ PTNH34Cl2.Cl, राइट, ये मेरे को अगर सपोज करो उसने कंपाउंड दिया है, राइट, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। सारे लिगेंड अधिकतर मोनोडेंटेट थे, 2 या 3 ही आपके सिलेबस में बाइडेंटेट लिगेंड थे। यहाँ पर ये मोनोडेंटेट है तो 1/4 प्लस 1/2, राइट, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर सी कौन सी वैलेंसी हुआ करती थी बेटा हमारे पास? सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई? 6। प्राइमरी वैलेंसी के लिए जिसका निकालना है उसका x मानेंगे। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, क्लोरीन पे -1/2 प्लस -1/2, यानी कि x - 4 = 0, तो x = 4, राइट। वेल यहाँ पर हमारे पास उसने इस तरीके से कंपाउंड नहीं दिया था, उसने तो सिंपल दिया था PTNH34.Cl4, राइट, ये उसने कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया था। और उसके बाद जो वर्नर का डायग्राम बनता है वो भी हमारे पास कुछ अलग तरीके से बनता है। वर्नर के डायग्राम में बेटा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनाएंगे, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो देखो इस कंपाउंड में Pt के साथ 4 NH3 लगे हुए हैं, तो ये मेरे पास आ गए NH3। ऑक्टाहेड्रल का शेप आपको पता होना चाहिए, ऐसे होता है, ठीक है। ये 2 NH3 आ गए, ये भी एक NH3 आ गया, और 1 2 3 ये भी एक NH3 आ गया, राइट। ये हमारे पास PTNH3 होगा, ये तो हमारे पास क्लियर है। अब इसमें जो 2 Cl2 हैं ये इसके साथ एक्सचेंज भी हो सकते थे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताई है,
हालांकि कंपाउंड में कोई, अब देखो इसमें कंपाउंड में ये तो बन सकता है PTNH3 4, बाहर से सॉरी NH3 बाहर एक Cl चला जाएगा, मतलब बाहर से एक Cl अंदर लेके आता, समझ रहे हो ना, तो Cl3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl.NH3। तो देखो ये कंपाउंड ही बन सकता है इसका आइसोमर, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लोरीन है ये एक्सचेंज हो सकता है, ये क्लोरीन अंदर बाहर कर सकता है, ये वाला जो क्लोरीन है ये बाहर भी जा सकता है ना। तो कुल मिला के ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहा है और जो इसके ऑक्सीडेशन है उसमें भी रोल प्ले कर रहा है, यानी कि ये क्लोरीन जो है ऐसा है जो दोनों में इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में भी और ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने में भी। तो सबसे पहले तो जो दो क्लोरीन डायरेक्टली इन्वॉल्व है दोनों में, तो उनको आप ऐसे लिख दीजिए जो कि सॉलिड लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे। लेकिन हमें पता है कि ये कंपाउंड ऐसे भी हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर में भी रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी में भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी को वर्नर की थ्योरी में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। लेकिन इस कंपाउंड में दो क्लोरीन ऐसे हैं जिनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लोरीन जो है बाहर वाले परफेक्टली केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, यानी कि केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी के लिए। जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल और सिंपल डॉटेड। सिंपल डॉटेड वाले कौन से हैं? सिंपल डॉटेड वाले ये दो क्लोरीन है, और जिसमें मैंने डॉटेड और ये सॉलिड दोनों बना रखे हैं, इसका मतलब ये ऐसे बॉन्ड है जो एक्सचेंज भी हो सकते हैं और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहे हैं। क्लियर है? तो ये मतलब बेसिकली इतना डिटेल तो आपकी बुक में नहीं दिया है, बट वर्नर आपने पूछ लिया कि सर वर्नर नहीं पढ़ाया, तो वर्नर पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ो वर्नर को, ठीक है। ये कंपाउंड अब वर्नर की थ्योरी में यहाँ पे बताया 1866 to 1919, ये कोई तुम्हें बताया नहीं है। बाइनरी कंपाउंड सच है सर, यहाँ पे देखना बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरी बाइनरी कंपाउंड के लिए नहीं दी। बाइनरी कंपाउंड मतलब दो कंपाउंड लिए हैं, जैसे इसने दिया है CrCl3, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड लिया है, तो Cr और Cl दो ही तो हुए एलिमेंट, तो बाइनरी कंपाउंड। इसने बोला CrCl3, COCl2 और PdCl2 हैव अ प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ 3 to 2, CrCl3, PdCl2, COCl2। बेटा यहाँ पर देखो प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर हमारे पास Cr कंपाउंड है। इस Cr कंपाउंड में हमारे पास जो क्लोरीन है ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसलिए बोला है कि इस बाइनरी कंपाउंड में इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है। एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई, क्या कहना चाह रही है वो, ये कहना चाह रहा है इस बाइनरी कंपाउंड में जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है। इस बाइनरी कंपाउंड में जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है। तो ये एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रही है, बेसिकली वो क्या बताना चाह रही है आपको, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही बताना चाह रही है, इसके अलावा तो और कुछ बताना नहीं चाह रही है मेरे हिसाब से। यहाँ तक तो हमारे पास सारी चीज़ समझ में आती है। अब आते हैं यहाँ पर 1 मोल पर। अब ये 1 मोल देखो, अभी जो कलर लिखा है ना येलो, पर्पल, ग्रीन, वॉयलेट, अभी इसको छोड़ देना बेटा, क्योंकि जो कलर है ये हम लोग जब CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि आज कोशिश करता हूँ VBT तक हम लोग पहुँच जाए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए, है ना, तब हम लोग ध्यान से करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो कलर लिखा है ना वो छोड़ देना, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान से पढ़नी। आगे हमसे कहता है कि इसने कंपाउंड ले लिया COCl3 6NH3, क्या कंपाउंड लिया, COCl3.6NH3। अब ध्यान से देखिएगा, इसने बोला जब आप 1 मोल लेते हैं, इसका 1 मोल कितने मोल दिए, गिव 3 मोल ऑफ AgCl। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स बनाना है उसमें 3 मोल AgCl के चाहिए। क्या मैंने आप लोगों को जब आइसोमेरिज्म कराई तब मैंने आपको बताया था बाहर PPT कैसे बनता है, जो बाहर क्लोरीन होते हैं केवल और केवल वही हमारे पास कंपाउंड में रिएक्ट कर पाते हैं और वही हमारे पास अपने PPT बनाते हैं। तो अगर ये 1 मोल इस कंपाउंड का 3 मोल AgCl दे रहा है, तो इस कंपाउंड की बेटा अरेंजमेंट कुछ आज के जो हम लोग कंपाउंड देखते हैं कुछ ऐसे रही होगी, CONH3 6.Cl3। अब यहां पर देखिए एक्सिस ऑफ AgNO3 से आपको रिएक्शन कराना पड़ता है बेटा, किससे कराना पड़ता है, एक्सिस ऑफ AgNO3। जब आप एक्सिस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो 3 क्लोरीन हैं Cl3,
ये इस Ag से रिएक्ट कर जाएंगे और कितने एक्सेस है तो यहाँ पे कितने AgCl बनेंगे, 3 AgCl बन जाएंगे, क्लोरीन 3 है तो ये 3 हमारे पास या बन जाएंगे AgCl। तो यानी कि ये जो कंपाउंड बना होगा COCl3 6NH3 वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होगा। जो वर्नर के फॉर्म थी वो ये थी, जो आजकल जो फॉर्म दिखाई जाती है कोऑर्डिनेशन फॉर्म की वो ये है। यहाँ से हमें पता पड़ता है कि बाहर 3 हमारे पास क्लोरीन है तो ये 3 क्लोरीन इन्वॉल्व होंगे किसको बनाने में, कंपाउंड को बनाने में। 3 मोल AgCl कैसे आ पाया, ऐसे आ पाया क्योंकि बाहर 3 क्लोरीन थे, वरना तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि हमारे पास 3 क्लोरीन आ जाते। अब ऐसे ही इसने अगर लिखा है COCl3.5NH, यहाँ पर देखिए आप ये तो यहाँ पर आएगा COCl3.5NH, इसने इसमें लिख रखा है कि ये 2 मोल देता है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप आइसोमर बनाना चाहते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था, इसका 6 है। तो यानी कि इस कंपाउंड को ऐसा कुछ कंपाउंड बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। तो पक्का भी इसका जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, CONH3.5.Cl, 3 Cl थे और ये मेरे पास Cl2। अब मैं इसको अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मेरे पास ये वाला क्लोरीन पीपीटी देगा? आपका आंसर है नो सर। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के बाहर होगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला क्लोरीन होगा, केवल और केवल वही रोल प्ले करता है पीपीटी बनाने में। तो इसके केस में अगर आप एक्सेस NO3 लेंगे AgNO3 तो आपको 2 मोल AgCl के मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनियम कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड्स टू लिखा हुआ है एक टेबल में, ठीक है। अब उसमें लिख रखा है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इस कंपाउंड में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैटायन और एनायन में तोड़ना है तो मैंने आपको ये बात बहुत पहले से बता रखी है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला कैटायन होता है और राइट हैंड साइड वाला एनायन होता है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही चीज़ फॉलो करनी है, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि आप लोग IUPAC की इस बात को बस फॉलो कर लेना। IUPAC जनरली कहती है कि जनरली लेफ्ट हैंड साइड में कैटायन रखा जाता है और राइट हैंड साइड में एनायन रखे जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कैटायन इज टू एनायन का रेशियो देखता हूँ तो वो कैसे देखेंगे, इस बात को जानते हैं बेटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये आप लोगों के पास एक कैटायन का ब्रैकेट है और यहाँ पे जो एनायन है ये 3 Cl माइनस के आयन है। Cl3 को अगर आप एनायनिक फॉर्म में लिखोगे तो 3 Cl माइनस लिखोगे ना। तो ये पूरा कंप्लीट जो कंपाउंड है इसको आप क्या मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेकर एक कैटायन। मैं ये नहीं कह रहा इस कंपाउंड पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, मैं बस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैटायन +1 का चार्ज डिनोट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्लीज, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो बस मैं कहना चाह रहा हूँ ये स्पीशीज मेरी एक कैटायन और ये एक एनायन है, लेकिन एनायन कितने हैं, 3 और कैटायन कितना है मेरे पास पूरा 1। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो गया 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो गया, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? सिमिलरली ये वाला कंपाउंड देखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा कैटायन मानूंगा, पॉजिटिव चार्ज 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो गया, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो आपकी NCERT में टेबल नंबर मेरे हिसाब से 9.1 दे रखी है मेरी बुक में, इसमें लिखा हुआ है, तो ये यही कहानी बताना चाहती है। नेक्स्ट इसने बोल रखा है COCl3.4NH3। क्या बोल रखा है, COCl3.4NH3, यानी कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स होकर बोलता है 1 मोल AgCl देती है। यानी कि मुझे कंपाउंड से ये हिंट मिलती है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सही रखना है मुझे, तो इसका मतलब हमारे पास CONH3 Cl2.Cl। ये कहानी रहेगी कंपाउंड की बेटा। अब कंपाउंड की जब ये कहानी रहेगी तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही मोल आपके पास बनेगा एक्सेस AgNO3 लोगे तो एक ही मोल AgCl का बनेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा 1 मोल AgCl का आएगा और ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाएगा, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट।
तो ये पूरा आपके पास वर्नर की थ्योरी थी। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइजेबल, यही चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है। और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उसका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। क्या बोला इसने? डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इट हैज डिफरेंट ज्योमेट्रीज। अब ये लाइन समझने के लिए हम लोग बेस ही से उठा लेते हैं और फिर वीवीटी के पास डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। देखो बेटा, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। ये कैसे पता चला, आइए देखते हैं। उसने बोला कि भाई साहब अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 2, जनरली एनसीईआरटी में आप लोगों के 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स नहीं दिए गए हैं, पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। 2 से जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी? sp बनेगी। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो sp2। अगर 4 है तो आपके पास 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, और ये आपकी बुक में भरमार दी गई है 4 और 6 की। अगर आपके पास 4 है तो आपके पास या तो dsp2 बन सकती है या फिर sp3 बन सकती है। अगर dsp2 बनी तो बेटा इसकी शेप, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 में करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये dsp2 स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी आती है तो वो कैसा बनाएगा बेटा? हमारे पास टेट्राहेड्रल बनाएगा। अगर हमारे पास 5 आती है तो वो हमारे पास बना तो दोनों सकता है बेटा, sp3d या फिर dsp3, दोनों ही शेप में हमारे पास ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोलेंगे अभी के लिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स जो आपकी बुक में आएंगे एक भी नहीं है, ठीक है। और जो है वो इसी का है sp3d का, वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का है। और 6 के केस में आपके पास या तो d2sp3 रहेगा या फिर sp3d2 रहेगा, और दोनों के केस में हम लोग इनको नाम क्या देंगे? ऑक्टाहेड्रल नाम देंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी वर्नर की, जो 3rd पॉइंट दे रखा है कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन के साथ उनकी अलग ज्योमेट्री होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इतना 2 3 4 5 6, इनके साथ साथ देखो इनकी ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो रही है। अब ये कैसे क्या होगी, इस बात को किसने बताया? हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। किसने बताया था बेटा? हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे पहली चीज़ यही है कि किसी भी मेटल की हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलती है? The geometry of the metal and its shape can be predicted from its coordination number। तो देखो बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है वो आपकी वीबीटी ही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही है। और इस टॉपिक से 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। तो जो हमारा अगला हेडिंग है वो है हमारे पास वीबीटी, जिसका नाम है वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। अब ये वीबीटी हमारे पास क्या कहती है, कैसे कहती है, आइए इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो एनसीईआरटी में मैंने आपको वर्नर की करा दिया, इसके बाद आइसोमेरिज्म है, नेमिंग मैंने आपको करा दी, ज्योमेट्रिकल में करा नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा आ रहे हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें बोल रखा है कई सारे अप्रोच लिए गए थे, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केवल और केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही जिक्र करेंगे। लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो थोड़ी मैंने आपको क्लास 11 में कराई थी, है ना, वो हमारे को यहाँ पर नहीं कर, ठीक है। तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, सॉरी बैंड लिख दिया, ठीक है। वैसे बैंड भी होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, पर यहाँ पे मेरे को भी वैलेंस बॉन्ड बताना है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, उसकी ज्योमेट्री कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर दे रखा है CONH3 का दे रखा है, राइट। अब CONH3 को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ।
सबसे पहले जानते हैं लिगैंड स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में बेटा? लिगैंड स्ट्रेंथ। देखो एनसीईआरटी डायरेक्ट शुरू कर रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो लिगैंड स्ट्रेंथ है, बेसिकली मैंने आप लोगों को इतने सारे लिगैंड्स पढ़ा है, आप लोग मेजरली 4 टाइप के लिगैंड याद रख लेना। कौन कितने टाइप के याद रख लेना? 4 टाइप के लिगैंड याद रख लेना। उसमें सबसे पहले जो होंगे वो होंगे कार्बन डोनर, यानी कि ऐसे लिगैंड जो कार्बन से डोनेट कर रहे होंगे अपने इलेक्ट्रॉन। दूसरे जो होंगे वो होंगे बेटा आपके नाइट्रोजन डोनर। जो तीसरे होंगे वो आपके पास होंगे बेटा ऑक्सीजन डोनर। और जो चौथे होंगे बेटा वो आपके पास होंगे हैलोजन। क्या होंगे? हैलोजन। अब लिगैंड स्ट्रेंथ में ये जो ऑर्डर लिखा है ना बेटा मैंने, ये आप ऐसे समझिए कुछ इस तरीके से, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा? कार्बन डोनर की। फिर किसकी होगी? नाइट्रोजन की। फिर ऑक्सीजन की। हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ सल्फर के लिगैंड्स भी आ जाते हैं, कुछ सल्फर के 1-2 लिगैंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जब अभी हम लोग आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा, निमोनिक्स दे दूंगा याद करने की, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को बेसिक चीज मैं यही याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको, अब वो बहुत है 12-13 एलिमेंट्स की सीरीज है, 12-13 कंपाउंड की सीरीज है सर। अब वो 12-13 कंपाउंड जो है अरेंज आपको याद तो करने पड़ेंगे, अगर आप नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो पूछ लेते हैं भैया अरेंज करो इनको इस ऑर्डर में, है ना। तो आप लोगों को तो बस याद रखना है कार्बन डोनर सबसे अच्छा लिगैंड स्ट्रेंथ होगा, यानी कि वो क्या क्या है, ये जो स्ट्रेंथ है इनके वजह से समझिए, ये वाले जो हैं कार्बन और नाइट्रोजन डोनर, ये जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। क्या हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड क्या है अभी देखते हैं। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है जनरली क्या है? जनरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख लो जनरली, क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। ये भी हमारे पास जनरली क्या है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है। अब सुनिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में मेजर अंतर ये होता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर उधर पड़े होते हैं या ऑर्बिटल में एक एक करके पड़े होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो उनका पेयरिंग अप करा देता है। सर ये बात समझ में नहीं, अभी समझो। ऐसे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है, अगर आपके पास मान के चलो p सबशेल है, तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल थी, p के अंदर याद आ रहा है, तो उनके अंदर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, और मान के चलो उसके बाहर कहीं पर ऐसे एक डब्बे में एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लेट्स से पड़ा हुआ। अब आपने क्या किया, इसके सामने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके आ गए, यानी कार्बन डोनर, लेट्स से Cn लेके आ गए। क्या लेके आ गए? Cn लेकर आ गए। अब ये जो कार्बन डोनर है, यानी कि Cn किस, मैंने आपको बताया था Cn एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, लेकिन वो जनरली डोनेट करता है कार्बन की साइड से, क्योंकि जो बॉन्ड कार्बन से बनेगा वो स्टेबल होता है। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, मुझे पता है कि C और N नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, आपके दिमाग में आया हुआ है सवाल, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड बनाता है ये जनरली C से बनाता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय C इज मोर स्टेबल, राइट। तो आप स्ट्रॉन्ग डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को यहां पर लेके आ गए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई एक काम कर, तू भी इधर चल, और ये इसको भी यहां पे पेयरिंग, यानी कि पहले तो ये वाला पेयरिंग कराएगा यहां पर ऐसे, और ये खाली रह गया ना, तो इसके पास अगर जरूरत पड़ती है इनकी बीच की, तो इसके पास ये भी पावर है, इसको भी यहाँ ले गया और इसकी पेयरिंग करा देगा इससे। तो यानी कि ये हमारे पास कुछ कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए और बाकी के एक आ गए। समझ में आ गया? ये काम किसका हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई एक वीक फील्ड लिगेंड ले आते हैं, ऑक्सीजन लेट्स से H2 या ऑक्सीडेटो भी एक वीक फील्ड लिगेंड ही है, राइट। तो ऐसे, या कोई भी हैलोजन लेट्स से फ्लोरीन, ऐसा कोई भी ले आते हैं, तो कहेंगे भाई जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो, हमें कोई मतलब ही नहीं है तुमसे। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है S और P के, इनको ऐसे ही रहने देंगे, इनसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया ये लिगेंड स्ट्रेंथ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस एलिमेंट की स्ट्रेंथ है वो किससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, उसके स्ट्रॉन्ग और वीक होने। समझ में आता है?
तो यहाँ पर अभी हम लोग कोबाल्ट का एग्जांपल लेके CONH3 का दे रखा है 3 पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे पास बात कर लेते हैं ना कोबाल्ट के केस में। फिर इसी को मैं निकल के केस से समझाऊंगा कि क्या हमारे पास ये चीजें हर बार सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी, ठीक है। अब पहले मैं कोबाल्ट का ले लूँ, ठीक है। NCERT में CONH3 3 पॉजिटिव का केस रखा है, राइट। देखो पहली बात तो हमें NCERT का एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, फिर NCERT के एग्जाम्पल के बेस पर और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, ठीक है। सो हमारे पास सिंपल सी बात क्या रखा है, CONH3। अब ध्यान सुनना इस चीज को। अभी तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करता हूं तो इस कंपाउंड पे आपके सामने सिंपल 3 पॉजिटिव चार्ज है, राइट। याद रखिएगा, जब भी कंपाउंड के ऊपर आपको डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है तो आप लोग उसी चार्ज को उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मानेंगे। अब अगर मैं अपने वाले मेथड से निकालता हूं, यानी कि अगर इस पे मैंने 3 पॉजिटिव दे रखा है ना, तो वैसे भी निकल जाएगा। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड था जिसके पास कोई चार्ज नहीं था। कोबाल्ट का हमें निकालना है तो इसको X+ चार्ज कितना है 0। क्या कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है 3 पॉजिटिव, तो ये आ गया 3, तो यहाँ से X कितना आ गया 3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला है वो आपके पास कितना है बेटा 3 आ गया। मैंने दूसरा कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की मदद से ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला ये मैंने क्या निकाली, प्राइमरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि आपको VBD के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर एक ही टाइप का लिगेंड है और ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। यूनिडेंटेड होने की जैसे 1 × 6 कर दूंगा तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6। तो अब इस 6 से मुझे ये बात पता पड़ती है, इसकी अगर मुझे शेप प्रेडिक्ट करनी है बेटा कि इससे 2 शेप प्रेडिक्ट, इससे एक ही शेप है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके की हो सकती है। या तो ये D2sp3 है या फिर ये sp3d2 है, राइट। अब दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल तो है, ये बात तो तय है। देखो 6 से शेप ऑक्टाहेड्रल ही आएगी, चाहे वो D2sp3 हो या sp3d2। 4 के केस में अलग अलग शेप हो जाती है, लेकिन अभी हम लोग NCERT के हिसाब से चल रहे हैं, वहां पे एक चीज समझ लें, राइट। अब 6 से शेप या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, आएगी क्या, इसको निकालने का तरीका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड के हिसाब से एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसी क्वेश्चन को बोर्ड के हिसाब से करूंगा, बाकी फिर मैं अपनी स्पीड के हिसाब से करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को लिखना है कोबाल्ट पहले, और कोबाल्ट के आगे आप लिखिएगा ग्राउंड स्टेट। क्या लिखिएगा, ग्राउंड स्टेट, यानी कि कोबाल्ट नॉर्मल स्टेट में क्या होता है। मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कहा था कि भैया 30 तक के एलिमेंट की आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका नंबर आता है 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27। तो 27 में कितना आ गया बेटा 3d7 4s2, ये है। तो इसको ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर आप लिखेंगे 3d7 4s2। इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये D है, ये S है और ये P है। अभी मेरी एक बात ध्यान सुनना, ये होता है 3D, ये होता है 4s, ये होता है 4p, और ये वाला जो होता है बेटा छोटा बन गया, ये वाला जो होता है इसके आगे ये होता है 4d, ठीक है। ये 3D, ये 4s, ये 4, और ये फिर क्या आ जाएगा 4d। VBT के समय पर NCERT एक लाइन लिखती है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं दे कैन यूज NS, NP और N-1D।
या तो ये इन ऑर्बिटल का इस्तेमाल, ऐसे नहीं लिखा, मतलब लिखा तो यही है पर आप ऐसे समझो, या तो ये n-1d ns और np का इस्तेमाल करेगा, या फिर इसके साथ साथ ये nd का इस्तेमाल करेगा। मतलब एनसीईआरटी इन 4 ऑर्बिटल को लिखती है कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है इन ऑर्बिटल का इस्तेमाल करती है। अब इनका मतलब क्या, देखो n-1d ये 3d है ना, तो n की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर 4 दी गई है, तो 4 - 1 करेंगे 3 आ गया, तो ये 3d। जब भी कॉम्प्लेक्स में n-1d ns और np यूज होगा तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे बेटा, ये सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, इनर, तो ये अंदर की तरफ वाला d यूज हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इनर और आउटर है वो किसकी वजह से आया, सारा का सारा d ऑर्बिटल की वजह से। लेकिन हमारे पास कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके अलावा, यानी एक साइड ये हो गया, ये यूज कर सकता है, इसके अलावा वो ns np और nd, यानी कि ये और ये, देखो पहले क्या था, ये और ये खत्म। अगर ये यूज हो रहा है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये ns np nd, देखो 4 4 4 n की वैल्यू बराबर है। अगर ये वाला यूज हो रहा है बेटा, तो ऐसे केस में ये हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या आप लोगों को अब इनर और आउटर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एन बेटा मैंने अभी क्या बोला कि आपने सवाल पूछा कि सर ns और np दोनों में आ रहा है, मैंने क्या बोला कि जो आपके पास इनर और आउटर डिसाइड कर रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है, डी ऑर्बिटल। एस और पी तो कर ही नहीं रहा, यही तो चीज मैंने बोली कि आपके पास इनर और आउटर अगर कोई चीज डिसाइड कर रही है, वो डिसिसिव ग्रुप कौन सा है, तो डी ऑर्बिटल। अगर आप n-1d का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 3d इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप 4d इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताओ पहले मैंने कौन सा कंपाउंड लिया, CO-3 पॉजिटिव, ये कहानी क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? हाँ, अब 3d7 4s2 को भर कर देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट? और ये हमारे पास कैसा है, 4s2, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आता है कोबाल्ट +3, क्यों +3 लिया? एक्चुअल में दूसरे स्टेप में हम लोग वही लेंगे जो हमने यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है। अगर यहाँ पे +2 आता तो मैं यहाँ पर +2 लेता, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए मैं वही चीज यहाँ पर निकालूंगा। तो कोबाल्ट +3 में अगर मैं निकालने वाला हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो कैसे आएगी, देखो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, +2 का क्या मतलब है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, +3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, यानी कि प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। तो यहाँ पर कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे कौन से, ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से उड़ते हैं। कहां से उड़ते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। यहाँ पर इसके केस में भी आउटर मोस्ट कौन सा है, 4s। अगर आप इनर मोस्ट ऑर्बिटल में आ गए, यानी देखो 4s में तो 2 ही थे पर आपको उड़ाने कितने हैं, 3, तो 2 तो ये उड़ेंगे ही उड़ेंगे, तीसरा कौन सा उड़ेगा, तीसरा वो उड़ता है जो आपने सबसे लास्ट में फिल किया होता है। अब देखो सबसे लास्ट में तो फिल किया, ये तो उड़ गए। अब इनमें से ये वाला उड़ेगा, ये 7वां, 1 2 3 4 5 डाउन स्पिन का ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 में आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसके पास तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों के पास ये सेम यही रहेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 4p आएगा, यहाँ पे 4d आएगा। ये कहानी हो जाएगी किसकी, कोबाल्ट +3, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी थी, लिगैंड स्ट्रेंथ, उसमें मैंने क्या बोला था कि कार्बन और नाइट्रोजन के जो भी लिगैंड होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो लिगैंड है वो कौन सा है, नाइट्रोजन डोनर है, और नाइट्रोजन डोनर मतलब कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो क्या ये पेयरिंग अप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर लिख देना कोबाल्ट इन इट्स एक्साइटेड, वैसे तो एक्साइटेड नहीं बोलेंगे, एक्साइटेड का मतलब ऊपर से नीचे जाना होता है, बट कई जगह पर लिखा हुआ है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। या फिर यहाँ पे पेयरिंग स्टेट भी आप लिख सकते हो, कौन सी स्टेट, पेयरिंग स्टेट भी आप लिख सकते हो।
तो कोबाल्ट अपनी एक्साइटेड स्टेट या पेयरिंग स्टेट में कैसे हो जाएगा? तो देखो पेयरिंग स्टेट में क्या बोला था, पेयर कराना है। अब देखो पहली बात तो ये कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ तो एक तो S खाली है, अंदर का D तो खाली नहीं है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी। जो खाली नहीं है ना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक sp3d2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें दिख रहा है कि sp3d2 आई, क्योंकि बाकी सब तो हमने कर दिया जो क्वेश्चन ने कहा था, उसके हिसाब से तो sp3d2 बनेगी। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के नाते आप लोग इसका डी खाली करवाएंगे। क्या कराएंगे? डी खाली करवाएंगे। अब जब आपने इसका डी खाली करा दिया, जब आपने इसका डी खाली करा दिया तो कैसे होगा बात देखो, पेयरिंग अब कराओ। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयर बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयर बनाएगा। तो कुल मिला के पेयरिंग स्टेट में हमारे पास कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 1 2 1 2 3 4 5 1 2। अब देखो इसने इसके साथ पेयरिंग बनाई थी पहले से, ये वाला यहाँ पर पेयरिंग बनाया है और इस वाले ने इसके साथ बनाई। अब मिनिमम ऑर्बिटल्स अगर मेरे को d2sp3 चाहिए, कितने चाहिए? 2 चाहिए d के। अब यहाँ पर क्या 2 d के खाली हो गए? बिल्कुल हो गए। तो अगर आपके पास 2 d के खाली हो गए हैं तो ऐसे केस में आप लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे? d2sp3। क्या लिखेंगे बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन? d2sp3। ये आपके पास प्रॉपर आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए और आपसे पूछ सकता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे पेयर्ड हैं तो ऐसे केस में उसका बिहेवियर बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है। लेकिन अगर आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर अगर आप कंपाउंड में देखेंगे तो आप लोगों के पास ये जो चीज है पेयर्ड अप हो गई है, इसीलिए कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करेगा? डायमैग्नेटिक। आप मुझे ये बताइए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन यूज हुई है वो d2sp3 इनर डी यूज हुई है या आउटर डी यूज हुई है? इनर डी। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा? हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक आ गया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पर ये होता है √n+2, जहां पर आपके पास जो n है वो क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप लोगों को कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसीलिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर 0 आ जाएगी। और याद रखना डायामैग्नेटिक के लिए आप लोगों के पास म्यू की वैल्यू 0 होती है। इसको नापते हैं म्यू को इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन, Bm लिख देते हैं Bm। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट को नापते हैं जिसमें है बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म्स में नापते हैं और इसीलिए हमारे पास इसकी कंपाउंड किया जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सारी मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहानी क्लियर है पूरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें 1% किसी को डाउट है? नहीं है, आगे चल सकते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स देखना, मैं सेम यही चीज दे रहा हूँ, सारी कहानी यही करूंगा, बस कुछ चेंज कर रहा हूँ। कोबाल्ट की जगह मैंने ले लिया निकेल NiMH3 और 3 पॉजिटिव की जगह पर मैंने क्या ले लिया? 2 पॉजिटिव। ठीक है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर X, चार्ज तो सेम है लेकिन ये क्या आ जाएगा 2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 2, जो कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मोनोडेटेड लिगेंड है, 1 × 6 6 ही रहेगा। तो ये अभी भी हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, तो d2sp3 या फिर
sp3d2 पर कौन सी, ये देखेंगे। अब निकेल का एटॉमिक नंबर 28, तो निकेल अगर आप ग्राउंड स्टेट में भरेंगे तो आपके पास 3d8 4s2 आ जाएगा, लेकिन कंपाउंड ने आप लोगों को Ni2 पॉजिटिव बोला, तो ये जो आपके पास था 6 7 8 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पॉजिटिव का मतलब कौन से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाहर के 4s वाले ये 2 उड़ जाएंगे, तो Ni2 प्लस में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कहानी हो जाएगी, ये कहानी हो जाएगी ना इसका। अब आप लोग लिखेंगे निकेल इन एक्साइटेड स्टेट या पेयरिंग स्टेट। अगर मैं इसको बनाता हूं तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये कहानी थी हमारे पास Ni2 प्लस तक की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप निकेल की पेयरिंग आप कराते हैं, अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो कराएगा ही कराएगा। अब जब आप पेयरिंग अप कराओगे तो बेटा कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब एक डी आपका खाली हो गया है, और एक डी के खाली होने के बाद आप लोगों का S3P और आगे का D ये बचा हुआ है कहानी, राइट। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये एक ही डी खाली है, 2 डी हमें मिनिमम चाहिए थे D2sp3 बनाने के लिए। तो अगर निकेल के साथ अमोनिया है और वो पेयरिंग अप कराने के बाद इतना कैपेबल होता कि उसके पास 2 डी खाली होते, तब तो वो पेयरिंग अप कराता। लेकिन यहाँ पे ये इस स्टेट में है कि ये पेयरिंग अप कराने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो पेयरिंग अप क्यों कराएगा। ऐसे केस में ये पेयरिंग अप नहीं करा, यानी कि अगर अंदर के 2 खाली हो सकते हैं ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए तभी पेयरिंग अप होगी, वरना पेयरिंग अप नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास इस तरीके से है, ये S ये P, अब आगे के 4D यूज होंगे, राइट, क्योंकि अब ये तो यूज ही नहीं कर सकते ना, एक D इसका, फिर मैं D sp3d, ये कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, यहाँ पे पेयरिंग अप होगी ही नहीं, यहाँ पर पेयरिंग अप होगी ही नहीं करा सकते, क्योंकि 2D खाली करने थे D2sp3 के लिए, जो कि खाली नहीं हुए। और जब 2D खाली नहीं हो सकते तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक D अंदर का एक D बाहर का नहीं, या तो 2 अंदर के लो या 2 बाहर के। तो ऐसे केस में आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, sp3d2। इसमें स्ट्रॉन्ग वाले कुछ फायदा नहीं हुआ, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का फायदा नहीं हुआ, NH3 स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1-2 चीजें और हैं जो आपको बतानी है अभी, सुनिए ध्यान से, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैंने देखा है। ये क्लियर है sp3d2 वाला। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बेशक से स्ट्रॉन्ग हो पर कंपाउंड ने इस स्टेज में तो कभी गया ही नहीं ना, पेयरिंग स्टेज में, तो ये तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगी, इसलिए हम पेयरिंग अप नहीं करेंगे। पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 2 × 2 + 2 8, यानी कि 2.9 समथिंग भाई, √2 × 2 + 2, तो 2 2 4 2 8, √8, ये 2.9 के इक्वल है। समझ में आया। तो ये 2.9 बोर मैग्नेटॉन आएगा, इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, और कॉम्प्लेक्स जैसा बनाएगा इस बार हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। यहाँ तक कोई दिक्कत आए नहीं आई। अब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पुराने प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे थे, उसमें हमारे पास क्या दे रखा था, बहुत ही ध्यान सुनना इस चीज को, बहुत ही ध्यान सुनना। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रिक दे रहा हूँ, क्यों क्या ऐसे करने के लिए आपको पूछेगा ही नहीं पूछेगा मतलब नहीं ही पूछेगा, ठीक है, बोर्ड्स में पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने खुद जब बीएससी में पढ़ी थी वही मेरे समझ में तब तो आई नहीं थी, है ना। तो जो चीजें हैं बस अब देखो ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं Fe NH3 2 पॉजिटिव, एक कंपाउंड ये दे दिया, राइट। दूसरा Mn NH3 6, लेट्स से ये भी सेम 2 पॉजिटिव। यहाँ पे स्टार मार्क लगा लें, क्योंकि डीवीडी आज तो खत्म तो नहीं ही होगा, है ना।
तो मैं अभी बस इन दो कंपाउंड समझा के लेक्चर खत्म कर लेंगे। इन दो का एक ही समझा दूंगा, दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान से Fe का ग्राउंड स्टेट है 3d6, 26 नंबर होता है बेटा Fe 26, तो 3d6 4s2, राइट। अब ये जो 3d6 4s2 है, इसको अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 4s आगे के तुम्हें बताइए PD बनेंगे। देखो 3d6 1 2 3 4 5 6 4s2, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। +2 का मतलब क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं निकाल रहा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, पता है ना भाई सब। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 यानी कि ये इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ऑक्सीडेशन से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, तो आपके पास बचेगा ये, राइट। ये S खाली आएगा, P खाली और आएगा D खाली। यहां पर अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है। तो यहां पर पेयरिंग अप करा के देखता हूं। देखो ये पेयरिंग अप यहां पर हो गया, ये पेयरिंग अप यहां पर हो गया, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। इससे कुछ होता है क्या पेयरिंग कराने से? बेटा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी ना, अगर आप पेयरिंग अप नहीं कराते और ये 2 उड़ जाते हैं मतलब 2+ में, तो sp3d2 बनता। तो जब आपने पेयरिंग अप करा दिया d2sp3 बन रहा। सबसे पहले अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था जब ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए थे, तो ये देखो sp कोबाल्ट के केस में सबसे पहला वाला एग्जांपल, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए थे तो हमारे पास sp3d2 बनना चाहिए था, लेकिन जब हमने पेयरिंग अप कराई तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि 2 D खाली हो गए थे, इसलिए उसकी पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठोगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, sp3d2b और d2sp3d। तो इससे इतना कुछ हो जाएगा कि अगर आप d2sp3 की जगह पर sp3d2 लगा गए तो 5 नंबर माइनस हो जाते हैं, 1 नंबर तो -1 और 4 नंबर नेगेटिव के, है ना, तो 5 माइनस हो जाते हैं। तो इससे इतना कुछ हो जाता है, समझ में आ गया गलती। तो अगर हम पेयरिंग अप नहीं करेंगे तो हम हाइब्रिडाइजेशन गलत होता है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर ये Fe+2 में है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, d2sp। पेयरिंग अप करा दी, स्ट्रॉन्ग फील्ड ले गया, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जामिनर इतना चालाक है, ऐसे क्वेश्चन देगा और ये गलत है। सर सारा कुछ बताने के बाद भी सेम वही किया हमने, फिर ये क्यों गलत है, तो स्टार मार्क लगा रखें, 2 नोट लिख लेना। Fe+2 में और Mn+2 में जब अमोनिया के साथ होता है तो यहां पर अमोनिया फंक्शंस एज वीक फील्ड लिगेंड। इंपॉर्टेंट है, केवल इसी के लिए वैलिड है। अमोनिया हर जगह पर स्ट्रॉन्ग है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछता है, आंसर दे रखा था उसमें एक्चुअल में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो हमने बना रखे थे उसमें हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लास्ट ईयर के हर साल जब भी पढ़ाता हूँ, जब कहता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों से, भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 15-20 क्वेश्चन दूंगा अभी कम से कम वीवीडी के प्रैक्टिस करने के लिए आज आपको, और आप लोग करके लाएंगे, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था ये कैसा बन रहा है, दिखने में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आंसर आ रहा था आउटर। फिर बच्चे पूछते सर ये गलत है, सर ये गलत है। नहीं, Fe+2 में और Mn+2 में अमोनिया के साथ क्या बनाता है, वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए ये पेयरिंग अप नहीं होती है। 2+ में केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और sp3d2 बनता है, और ये पेयरिंग अप नहीं होंगे तो ये हमारे पास 4 के 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4 × 4+2 यानी कि 4.9। मेरी एक बात ध्यान सुनो, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतना ही पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट। यानी कि अगर आपसे पूछता है कोई कि ये लो इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है, इसका मतलब उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। कोई कहता है 4.9 है, इसका मतलब उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4.9। देखो एग्जांपल नंबर 9.7 मेरे से कहता है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr2 नेगेटिव इज 5.9, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या बोला इसने, Br4, MnBr4। अब ध्यान सुनना, Mn, हालांकि मैंने कराया नहीं है लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, MnBr4 2 नेगेटिव, इससे बोल रखा है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है 5.9 है। बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है।
अगर आप लोग मेरे अप्रोच को भी लगा पाओगे ना जो अभी सिखाया, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत प्यार से। देखो 5.9 है तो इसका मतलब ये है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो मैंने आपको समझा दी। हाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पक्का भी वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा, चेक कर लो। अनपेयर्ड है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है भाई, डी में होते ही 5 है, पांचों के पांचों अनपेयर्ड है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि पक्का भी वीक फील्ड लिगेंड रहे होंगे। वैसे भी हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड था, यहाँ पे ब्रोमीन में आपको सारी चीज बता चुका। 4 आया है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ब्रोमीन 4 दे रखा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 4 से स्ट्रक्चर 2 ही पॉसिबल है, DsP2 और sp3। DsP2 से स्क्वायर पेयर बनता था, sp3 से टेट्राहेड्रल बनता था। पेयरिंग अब तो हुई नहीं, तो क्या D खाली करा पाएगा? नहीं, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री पक्का भी कौन सी रही होगी? टेट्राहेड्रल, है ना। हालांकि मुझे पता है मैंने 4 वाले कॉम्प्लेक्स अभी आपको नहीं कराया, मैंने सिर्फ 6 वाले कराए, वो भी कुछ मैं आप लोगों को भी आगे 1-2 एग्जांपल 6 के कराऊंगा, फिर 4 के कराऊंगा, फिर मैं CFT पे पढ़ूंगा। तो डोंट वरी, हम लोग आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, ये तो बस इसमें एग्जांपल आ गया था। लिमिटेशंस वगैरह हम लोग आगे ही देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह जो आपको दे रखी है ना। अभी NiCN4 था अगला कंपाउंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको अगली क्लास में ले लेंगे। पहले आप मुझे बताइए 6 का आपको केस समझ में आ गया, ये जो एक्सेप्शन केस आपको समझ में आ गए। अभी 2-3 एक्सेप्शन और हैं, जब पूरा VBT खत्म हो जाएगा फिर मैं सारे एक्सेप्शन की समरी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।